हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा नॉलेज हब। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कैम्स की इन्फॉर्मेशन। इससे पहले मैंने 2 स्कैम्स के बारे में आपको बताए हैं, हर्षित मेहता स्कैम्स एंड पीएनबी स्कैम्स के बारे में। तो आज ये 3rd स्कैम्स की वीडियो है, सत्यम स्कैम। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम आज के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस अवर स्कैम ऑफ सत्यम स्कैम। ठीक है, तो इसमें क्या था, क्या सत्यम है, क्या चीज़, इसके बारे में जानते हैं। सो आर रामलिंगा राजू एंड हिज ब्रदर बी रामा राजू इनकॉर्पोरेटेड सत्यम कंपनी सर्विसेज ऑन जून 24, 1987। तो जो सत्यम कंपनी है, ये सत्यम जो है कंपनी का नाम है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि ये किनके द्वारा, इनके ओनर कौन थे, आर रामलिंगा राजू एंड हिज ब्रदर आर रामा। ठीक है, इन्होंने कब कंपनी को फॉर्म किया था, सर्विसेज जून 24, 1987 को। ठीक है, तो इनका एम क्या था, इट वॉज रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ 20 एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू लार्ज कॉरपोरेशन। तो इनका एम था कि जो लार्ज कॉरपोरेशंस है उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, सॉफ्टवेयर जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना, और इनकी जो फर्म थी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और इनमें 20 एम्प्लॉयज़ थे। राइट, इन 1991 द कंपनी वॉज कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी। 1991 में क्या हुआ, जो कंपनी थी सत्यम कंपनी सर्विसेज, ये कन्वर्ट हो गई पब्लिक कंपनी में। मैंने ऊपर पहले बताया था ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, अब वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गई थी। सत्यम अचीव्ड फिनोमिनल सक्सेस ड्यू टू Y2K फिनोमिना। तो जो सत्यम जो कंपनी थी उन्होंने काफ़ी अच्छा सक्सेस अचीव किया था, किसके कारण, Y2K फिनोमिना के कारण। ठीक है, Company was listed in Bombay Stock Exchange in 1992 and in New York Stock Exchange in 2001। तो जो सत्यम कंपनी थी वो पहले लिस्टेड हुई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, 1992 में, और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 2001 में लिस्टेड हुई। इन 2008 इट हैड 53,000 एम्प्लॉयज़ एंड 2 बिलियन इन रिवेन्यूज़। जो 2008 में था कितने हो गए, 53,000 जो थे एम्प्लॉयज़ हो गए थे इन 2008 में, और 2 बिलियन की इनकी रिवेन्यू थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेलेक्टेड सत्यम एज वन ऑफ इंडिया मोस्ट रिमार्केबल एंड रैपिडली ग्रोइंग एंटरप्रेन्योरल कंपनीज। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग सत्यम जो थे वो सिलेक्ट हुए थे कि सबसे इंडिया के मोस्ट रिमार्केबल रैपिडली ग्रोइंग एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी थी। ठीक है, डाटा क्वेस्ट अवॉर्डेड द IT मैन ऑफ द ईयर अवॉर्डेड टू बी रामलिंगा राजू इन 2001। तो डाटा क्वेस्ट ने अवार्ड दिया था इन्हें IT मैन का ईयर 2001 में रामलिंगा राजू को। BVQI सर्टिफिकेट सत्यम एज द फर्स्ट ICO 9001-2000 कंपनी इन 2001। तो ये सर्टिफिकेट्स उन्हें प्रोवाइड्स किए गए थे सत्यम कंपनी को 2001 में। The company signed a long-term contract in 2003 for providing IT services। तो कंपनी ने 2003 में काफ़ी लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट जो था वो साइन किया था IT सर्विसेज का। In 2005 the Global Institutional Investor ranked it third in corporate governance। तो 2005 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स थे उनकी रैंक 3rd आई थी इसमें। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट इन कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की थी। रामलिंगा राजू गॉट द अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2007। तो आप देख रहे हैं कितने सारे अवार्ड्स इन्हें मिले। 2007 में इन्हें कितने अवार्ड दिया गया, अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर का, रामलिंगा राजू को। The London-based World Council for Excellence in Corporate Governance awarded in the Golden Peacock Award on Corporate Governance in September 2008। तो लंदन बेस्ड में वर्ल्ड काउंसिल जो थे, वर्ल्ड काउंसिल के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड दिया गया, गोल्डन पीकॉक अवार्ड ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सितंबर 2008 में। सो हम जानते हैं इनके ब्रीफ फैक्ट्स के बारे में कि थोड़े ब्रीफ में कि हुआ क्या था। ठीक है,
The case was initially registered by CBCID Andhra Pradesh on January 9, 2009 on a complaint received from Srimati Leela Mangat, a retired employee of Syndicate Bank, stating that she had invested her retirement benefits for purchase of the shares of the company on seeing the performance of the company. She purchased 100 shares for a sum of rupees 19,000. She filed a complaint after the confessional letter of the chairman made public. तो ये केस जो था रजिस्टर्ड किसके द्वारा किया गया था? श्रीमती लीला मंगत के, जो कि आंध्र प्रदेश की थी, ठीक है। वो एक रिटायर्ड एम्प्लॉय थी सिंडिकेट बैंक की, ठीक है। इन्होंने क्या इन्वेस्ट किया, इन्होंने पैसे जो इन्वेस्टमेंट किए थे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। तो इन्हें शेयर परचेज किए थे कंपनी के, वो भी परफॉर्मेंस देख के कंपनी की, ठीक है। इन्हें 100 शेयर्स परचेज किए थे 19,000 के। तो शी फिल्ड अ कंप्लेंट, ठीक है, आफ्टर द कन्फेशनल लेटर ऑफ द चेयरमैन मेड पब्लिक। जब जो चेयरमैन थे उन्हें जो कन्फेशनल लेटर था वो पब्लिक कर दिया था। द केस वॉज हैंडेड ओवर टू CBI ऑन February 16, 2009 by the Government of India under Section 5 of DPSC Act and notification under 6 of DPSC Act by the Government of Andhra Pradesh. ACB Hyderabad registered the case and investigation was started. द केस, जो ये केस था वो CBI को हैंडेड ओवर कर दिया गया था 16 Feb को 2009 में, ठीक है। अंडर ये कुछ सेक्शंस एक्ट उस पर लगे थे, नोटिफिकेशन अंडर 6 के DPSC एक्ट के बाद में बाय द गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश, ठीक है। ACB हैदराबाद रजिस्टर्ड, इसको दोबारा रजिस्टर्ड किया गया केस को, इन्वेस्टिगेशन दोबारा से स्टार्ट की गई इस केस के ऊपर। सो कन्फेशन लेटर क्या है, देखो। द कन्फेशन लेटर बाय B. Ramalinga Raju was submitted to SEBI BSC and to the Board of Directors on January 7, 2009, which stated that balance sheet as on 30/9/2008 cash and bank balance interest accrued on fixed deposit debtors were overstated and liabilities were understated. Company inflated operating profit. The gap in balance sheet was on account of inflated profit shown over a period. तो देखिए, जैसे मैंने इससे ब्रीफ फैक्ट्स में बताया कि उन्होंने जो श्रीमती लीला मंगत जी ने केस फाइल किया था इन कंपनी के बिहाफ पे कि उन्होंने इनके कंपनी के ओवरव्यू यानी बैलेंस शीट्स को देख के इन्वेस्ट किए थे फॉर हर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बट लेकिन इनकी कंपनी की परफॉर्मेंस जो देखी उन्होंने वो मैनिपुलेटिंग निकली। तो वही इसमें बताइए कन्फेशन लेटर में B. रामलिंगा राजू ने जो सबमिटेड किया था सेबी और BSC को टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 7 जनवरी को 2009 में, उसमें स्टेटेड था, क्या स्टेटेड था देखते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस और इंटरेस्ट एक्रूड जो था फिक्स डिपॉजिट्स पर डेटर्स थे वो ओवर स्टेटेड थे, ठीक है। यानी इन्होंने अपने एसेट्स को ज़्यादा दिखाया इंक्रीज करके, एंड द लाइबिलिटीज़ वर अंडर स्टेटेड कंपनी, और जो लाइबिलिटीज़ थी कंपनी की वो कम दिखाई गई थी। इन्फ्लेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। द गैप, जो गैप था इनके बीच में वो जो, तो क्या शो करेगा वो, इन्फ्लेटेड प्रॉफिट ही तो शो करेगा कि जब आपने अपने एसेट्स को ज़्यादा करा और लाइबिलिटीज़ को कम शो किया बैलेंस शीट्स में। तो इन्होंने ये अपने लेटर में जो था मैनिपुलेशन किए थे। वाई कन्फेशन लेटर, विसल ब्लोअर, ईमेल डेटेड 18/12/2008 फ्रॉम जॉय अब्राहम टू मिस्टर कृष्णा जी Palipo and subsequently circulated to other board members wherein misdeed of the chairman company was narrated. तो विसल ब्लोअर हुआ, ईमेल जो सेंड की गई 18/12/2008 को जॉय अब्राहम को से मिस्टर कृष्णा जी पालिपो को, ठीक है, और भी अदर बोर्ड मेंबर्स को। सब्सिक्वेंटली हेमंत कोठारी, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ DSP Maril Lynch Limited, after having discussion with B. Ramalinga Raju, forced him to confess, as during the discussion it was revealed that there was a big hole in the balance sheet. तो हेमंत कटोरे जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे DSP के, ठीक है, मैरिल लंच लिमिटेड के, आफ्टर उसके बाद डिस्कशन उन्होंने रामलिंगा राजू के साथ किया, उन्हें फोर्स किया, उन्हें कॉन्फेस किया, डिस्कशंस किया कि ये जो हमने बैलेंस शीट में जो इतना बड़ा होल किया उसे रिवील कर दे, ठीक है। तो जानते हैं कि कॉन्फेशन लेटर में ऐसा क्या था। तो ब्रीफ डिस्कशंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं इसके।
इन्फ्लेटेड नॉन एक्सिस्टेंट कैश एंड बैंक बैलेंस 7,136 करोड़ का, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट उन्होंने कितना शो कर रखा था, 376 करोड़ का। अंडर स्टैंड लाइबिलिटी यानी उन्होंने लाइबिलिटी कितना कम दिखा रखा था, 1230 करोड़, राइट। ओवर स्टेटेड डेटर्स पोजिशन, डेटर्स की पोजीशन को ओवर स्टेट कर रखा था 2160 करोड़। ऑपरेटिव मार्जिन जो थी उनकी 24% थी अगेंस्ट एक्चुअल जो थी वो 3%। एवरी अटेम्प्ट मेड टू एलिमिनेट द गैप फेल्ड, इट वॉज लाइक राइडिंग अ टाइगर नॉट नोइंग हाउ टू गेट ऑफ विदाउट बींग ईटन, राइट। तो आप देख रहे हो किस तरह मतलब उन्होंने अपने जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज थी उनके साथ मैनिपुलेशंस क्रिएट की। सत्यम मेड एन अब्रॉडेड अटैम्प्ट टू इन्वेस्ट 1.6 बिलियन इन मेहताज प्रॉपर्टीज एंड मेहताज इंफ्रास्ट्रक्चर फैमिली ओन्ड फर्म्स, इट अप्रूव्ड बाय बीओडी ऑन 16 दिसंबर 2008। तो यहाँ पे बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है। तो सत्यम ने क्या किया, इन्वेस्ट किया 1.6 बिलियन मेहताज प्रॉपर्टीज और मेहताज इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ख़ुद की फैमिली जो उनकी फर्म्स जो ओन करती थी उसमें, ठीक है, जो कि अप्रूव किया गया था 16 दिसंबर 2008 को बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दिस एक्विजिशन डील वॉज द लास्ट अटेम्प्ट टू फिल द फिक्टिशियस एसेट विद रियल वंस, राइट। तो अब देखते हैं ये केस आखिर कहाँ तक जाएगा। बट राजू वॉज कंपेल्ड टू एडमिट द फ्रॉड व्हेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपोज द इन्वेस्टमेंट। तो ये जो केस था कब कंपेल्ड हुआ, ये फ्रॉड कब सामने आया, जब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे उन्होंने जो इससे पहले उसने इन्वेस्टमेंट की कहाँ पे, मेहताज प्रॉपर्टीज़ एंड मेहताज इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। वहाँ पर जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट की तो उसकी वजह से जो इनके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे वो इनके रामलिंगा राजू के खिलाफ हो गए, अपोज्ड हो गए, ठीक है। आफ्टर राजू कन्फेशन द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द CFO एंड द 2 पार्टनर्स ऑफ प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स एक्सटर्नल ऑडिटर वर अरेस्टेड। और जब ये आफ्टर कन्फेशन, राजू के कन्फेशन के बाद जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे और जो CFO और 2 अदर पार्टनर्स थे किसके, वाटर हाउस कॉपर्स के, जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स थे, उन्हें अरेस्ट किया गया। द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन इनटू द फ्रॉड। जो SFO की इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के जो मेंबर्स थे और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो मेंबर्स थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन इस फ्रॉड की स्टार्ट कर दी। सेवरल क्लास एक्शन सूट वर फिल्ड इन द US, और इसके खिलाफ काफ़ी सारे क्लास एक्शन सूट जो थे वो फिल किए गए थे US में। On January 9, 2009, Ministry of Corporate Affairs superseded the board of directors and appointed government nominees. तो 9 जनवरी 2009 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो थे उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंटेड, जो उनके नॉमिनीज थे उनको देखा, ठीक है, उनसे अपॉइंटेड की। इन अप्रैल 2009 सत्यम वॉज सोल्ड टू महिंद्रा एंड महिंद्रा विच रीनेम द कंपनी एज महिंद्रा सत्यम। तो जो बाद में क्या हुआ इस कंपनीज का, 2009 में, अप्रैल 2009 में ये कंपनी जो थी सत्यम वो बेच दी गई किसको, महिंद्रा को, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा को, जिसका बाद में नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, महिंद्रा सत्यम, ओके। लेटर इट वॉज मर्ज इनटू टेक महिंद्रा, और उसके बाद ये मर्ज किस में गई, टेक महिंद्रा में। सो व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ कोलैप्स ऑफ सत्यम, राइट। कि आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि कोलैप्स करने का मेन रीज़न क्या था सत्यम कंपनी का, क्योंकि काफ़ी अच्छे से, जैसे हमने स्टार्टिंग में नोटिस किया, काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा, काफ़ी अच्छा इनका एंटरप्रेन्योर, काफ़ी अच्छा इनका सब अवार्ड में काफ़ी इन्हें मिले। तो आखिर क्या इनकी प्रॉब्लम्स थी वो देखते हैं, और जैसे आपको बीच में पता भी लगा होगा जिस तरह मैंने बताया आपको कि क्या इनके मेन रीजंस रहा, और भी अब इसे हम डिटेल्स में देखते हैं आगे कि क्या मेन रीज़न थे कोलैप्स का सत्यम कंपनी का। सो फर्स्ट रीज़न इसका इनइफेक्टिव बोर्ड, राइट। राजू हैड ड्यू टू सेवरल अवार्ड्स conferred on him, the board failed to discharge its duty of oversight, right? Despite majority of independent directors, the board was either unaware or blind to the illegal and unethical practices. जो राजू थे उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते, ठीक है, बट लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो
अपनी ड्यूटी नहीं अच्छे से मेंटेन कर पाए, कि जो कि उनकी ड्यूटी थी ओवरसेट करने की, देखने की। और जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे वो इन चीज़ों के ऊपर या तो अनअवेयर थे या ब्लाइंड हो गए थे कि उन्हें इलीगल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस उन कंपनी के अंदर नज़र ही नहीं आ रही थी। सेकेंड है, इट क्लियर द डील ऑफ एक्वायरिंग फैमिली फर्म्स ऑफ प्रमोटर। द बोर्ड एक्टेड एज अ रबर स्टैम्प एंड देयर वॉज नो नोट ऑफ डिसेंट by any of the director. The independent director were paid rupees 12 lakh per year for attending 6 board meeting. They had conflict of interest. The board was composed of chairman, friendly director. ये क्लियर दिख रही थी डीलिंग कि वो किस तरह फैमिली एक्वायरिंग फर्म्स जो थी, ऐसे हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट किस तरह उन्होंने की फैमिली में, तो ये जो डील लग रही थी वो फैमिली फर्म प्रमोटर्स की डील लग रही थी, ठीक है। और साथ में जब बोर्ड एक्टेड एज अ रबर स्टैम्प, कि जस्ट रबर स्टैम्प की तरह हमने स्टैम्प लगा दिया, राइट। नो नोट, कोई भी नोट डिसेंट नोट नहीं था एनी ऑफ द डायरेक्टर, किसी भी डायरेक्टर ने ऐसा कोई भी डिसेंट नोट प्रोवाइड नहीं किया। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे उन्होंने 12 lakhs पर ईयर पे किए, किसके? 6 बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करने के। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, तो ये क्या शो कर रहा है? इनइफेक्टिव बोर्ड, ठीक है। और साथ ही में जो चेयरमैन तो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो फ्रेंडली बिहेवियर वहां दिख रहा था, तो यही शो हो रहा है यहाँ पे इनका इनइफेक्टिव बोर्ड एंटिटी। सेकेंड था ऑडिट कमिटीज फेलियर। द ऑडिट कमिटी डिड नॉट एक्ट एज ऑन अ विसल ब्लोअर एक्सपोज। जोसेफ अब्राहम सेंट एन एनोनिमस ईमेल टू एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विच वॉज फॉरवर्डेड टू चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी। तो जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि जोसेफ अब्राहम ने एक मेल भेजा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, तो ये क्या शो कर रहा है कि ऑडिट कमेटी को कोई भी इस तरह का एक विसल एक्सप्लोअर एक्सपोज नहीं किया, विसल ब्लोअर एक्सपोज जैसी जो हमने एक्टिविटीज़ देखी थी, ठीक है। और जोसेफ जो अब्राहम था वो किस तरह एनोनिमस मेल जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को सेंड कर रहे हैं, चेयरमैन को फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऑडिट कमेटी ऑन एक्सटर्नल ऑडिटर एश्योरेंस नो मीटिंग वाज हेल्ड टू डिस्कस द ईमेल। और ऑडिटर्स जो थे एक्सटर्नल ऑडिटर्स उन्होंने कोई भी ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं की कि ये ईमेल जो के बारे में जानने की कि इस ईमेल में क्या है, किस पर्पज से रिलेटेड है, राइट। कोई भी इस तरह की मीटिंग्स जो है हेल्ड नहीं की गई बाय द ऑडिटर्स। थर्ड रीजन है फ्लॉ इन एक्सटर्नल ऑडिट। PricewaterhouseCoopers did not follow standard accounting and audit practices. They did not obtain confirmation from banks for cash balances. Account receivables were not cross-checked from customers. तो जो PricewaterhouseCoopers थे, जो हमारे एक्सटर्नल ऑडिट थे जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी, वो उन्होंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया स्टैंडर्ड अकाउंटिंग, ठीक है, और ऑडिट प्रैक्टिसेस। उन्हें कोई भी कंफर्मेशन नहीं की बैंक से कैश बैलेंसेस के बारे में, क्योंकि वो एक्सटर्नल ऑडिट ही अपने रोल्स जो उनका मेन रोल और पर्पस होता है, ठीक है। किसी भी कंपनी में अगर कोई कंपनी जो है ऑडिटर्स रख रही है तो इसका मतलब ये कि उस कंपनी के ऑडिटर्स को ये सब चीज़ें की नॉलेज और इन चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए, बट इन्होंने नहीं की। अकाउंट रिसीवेबल वर नॉट क्रॉस चेक, उन्होंने कोई भी अकाउंट रिसीवेबल को चेक नहीं किया, ठीक है, कस्टमर्स की डीलिंग पर्पज से। इन 2006-07 170 deficiencies in Satyam internal control were identified but the auditor failed to address them. 2006 और 7 के बीच में 170 जो आइडेंटिफाई किए गए ऐसे केसेस, बट लेकिन जो ऑडिटर थे उन्होंने फेल हो गए, वो फेल हो गए इन चीज़ को एड्रेस करने में। PricewaterhouseCoopers outsourced the audit function to Lovestock and Lowe's system without system approval, सत्यम अप्रूवल। जो PricewaterhouseCoopers थे वो आउटसोर्स थे ऑडिट फंक्शंस के लवस्टॉक एंड लॉयस विदाउट सत्यम अप्रूवल। जो फोर्थ रीज़न है वो है अकाउंटिंग मैनिपुलेशंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि किस तरह उन्होंने अपनी अकाउंटिंग जो रिपोर्ट्स थी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स थी, उसके साथ मैनिपुलेशंस की। अंडर डायरेक्शन फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ क्रिएटेड फॉल्स इनवॉइसेस फॉर सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड एंड इन सम केसेस नॉन एक्सटेंड कस्टमर। तो सीनियर मैनेजमेंट के डायरेक्शंस में कैसे एक फॉल्स इनवॉइसेस क्रिएट किए गए, ठीक है, एक्सटेंड कस्टमर्स बनाए गए जो कि अभी हैं भी नहीं वो कस्टमर्स, उन चीज़ों की इनवॉइसेस बनाई गई। हेड ऑफ बिजनेस यूनिट शुड हैव नोटिस्ड द मिसमैच इन नंबर्स व्हेन द कंपनी डिक्लेयर इट्स क्वार्टरली रिजल्ट्स।
और इस चीज़ को कंपनी को यूनिट्स को, जो हेड ऑफ बिजनेस यूनिट्स, उसे नोटिस करना चाहिए था इस मिसमैच्ड को, नंबर्स को, ठीक है। पर लेकिन कंपनी ने क्या किया, इसे डिक्लेयर कर दिया, रिजल्ट्स को, क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया। सीनियर मैनेजमेंट फॉल्सिफाइड बैंक स्टेटमेंट शोइंग इन्फ्लेटेड बैंक बैलेंसेस। और जो सीनियर मैनेजमेंट, तो उन्होंने भी बैंक स्टेटमेंट को शोइंग को, इन्फ्लेटेड बैंक बैलेंस को, फॉल्स आइटम्स को नहीं मैनेज किया, अच्छे से नहीं देखा। चेयरमैन मेंटेन फिक्टिशियस बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ 40 फ्रंट बैंक कंपनीज। जो चेयरमैन थे उन्होंने फिक्टिशियस बैंक अकाउंट को मेंटेन किया 40 कंपनीज के बिहाफ में, वो भी उनके सामने, फ्रंट में, ठीक है। जो फिफ्थ रीजन है वो है इनसाइडर ट्रेडिंग का। द प्रोमोटर्स ऑफ लोडेड देयर शेयर्स इन सत्यम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। जो प्रोमोटर्स थे उन्होंने अपने शेयर्स को ऑफलोड किया, नहीं वापस निकाला, और कहाँ इन्वेस्ट किया, रियल एस्टेट में, क्योंकि उन्हें पता था अपनी कंपनीज की परफॉर्मेंस के बारे में। दे मैनिपुलेटेड शेयर प्राइस टू मेक पर्सनल गेन। उन्होंने अपने पर्सनल गेन्स के लिए शेयर प्राइसेस के साथ मैनिपुलेशंस क्रिएट की। एंड लास्ट पॉइंट इसका ये, द टू ब्रदर्स पॉकेटेड 1667.74 बिलियन बाय सेलिंग 1.99 करोड़ शेयर्स, ठीक है। ये दो ब्रदर्स ने मिलके किस तरह सेलिंग एक्टिविटीज दिखाई यहाँ पे, ठीक है। सिक्स्थ रीजन है मेन, अनवारंटेड एक्विजिशन। सत्यम मेड एक्विजिशन इन इंडिया एंड अब्रॉड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। जो सत्यम कंपनीज थी उन्होंने एक्विजिशंस किया इंडिया में भी, अब्रॉड में भी, पर लेकिन विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। बोथ द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर कंसील्ड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी थ्रू दीज एक्विजिशन। और दोनों ही कंपनी के, यानी इंडिया में, अब्रॉड में, बोथ द चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर कंसील किया ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को कंपनी की, किसके द्वारा, एक्विजिशंस के थ्रू। नेक्स्ट है इसका मेन रीज़न है डूबियस रोल ऑफ रेटिंग एजेंसी। रेटिंग एजेंसी ने भी काफ़ी इसमें क्या क्या देखते हैं। द रेटिंग एजेंसीज डिड नॉट इन्वेस्टिगेट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ सत्यम। जो रेटिंग एजेंसीज थी उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया सत्यम की फाइनेंशियल कंडीशंस को, ठीक है। सत्यम फ्रॉड ऑफ 7,800 करोड़ is a total failure of corporate governance system which is based primarily on independent director. It proves that despite sound norms of corporate governance, unscrupulous person can circumvent the law. दो सत्यम फ्रॉड था, उन्होंने टोटल 7,800 करोड़ का कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम फेलियर यहाँ पे शो हो रहा है कि किस तरह उन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉ को अगेंस्ट गए, ठीक है, जो कि बेस्ड है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे। यहाँ पे साथ में बताया साउंड नॉर्म्स जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थे वो क्या कर दिए गए, अनस्क्रपलस, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू सर्व एज वॉच डॉग ओवर द बोर्ड एंड सीनियर मैनेजर। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं वो ऐसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वो एक वॉच डॉग की तरह वर्क करें, ठीक है, बोर्ड के ऊपर और सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर। बट लेकिन यहाँ पे किस तरह के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, एकदम लूज, राइट। इन सत्यम 6 out of 9 डायरेक्टर वर इंडिपेंडेंट। They are men of standing and reputation, but they did not question the company huge capital pile, cash pile, and the decision to invest it on a founder family firms. They acted as puppets in the hand of promoter, ठीक है, promoters। तो देखा आपने कि जो सत्यम कंपनी थी, ठीक है, उसके अंदर 9 में से 6 out of 9 यानी 9 डायरेक्टर में से जो 6 थे वो कौन थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे, राइट। और काफ़ी वो सारे दे आर मैन ऑफ स्टैंडिंग एंड रेपुटेशन, और सारे अच्छे रेपुटेशन के थे, मैन स्टैंडिंग लाइन के थे। बट लेकिन किसी ने भी उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया कि इतना सारे कैश का क्या है, और किस तरह उन्होंने जो डिसीज़न लिया कि फैमिली फॉर्म से इन्वेस्ट करने का, उसके बारे में भी कोई क्वेश्चंस नहीं किए उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने। बस ये ऐसा लगा कि जैसे कठपुतली, प्रोमोटर्स के हाथ की कठपुतली की तरह उन्होंने एक्ट किया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने। कॉर्पोरेट फ्रॉड्स इन इंडिया हैव इंक्रीज्ड इन द पास्ट 15 ईयर इन टर्म्स ऑफ बोथ साइज एंड स्केल। यानी कि कॉर्पोरेट फ्रॉड्स जो इंडिया के अंदर इतने इंक्रीज हो गए हैं 15 साल में कि दोनों इन टर्म ऑफ साइज एंड स्केल बोथ सेम है, ठीक है। मोर देन 50% ऑफ फ्रॉड कॉज ड्यू टू
स्वीपोनिंग फ्रॉड बाय द प्रोमोटर्स और टॉप मैनेजमेंट। तो आप देख रहे हो कि मोर देन 50% जो फ्रॉड है वो किसके कारण, स्वीपोनिंग फ्रॉड फंड्स के किसके द्वारा हो रहा है, प्रोमोटर्स से टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ये सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। नेक्स्ट जो कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम इन कॉर्पोरेट फेलियर्स। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारी वो है कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम्स, ठीक है, कॉर्पोरेट फेलियर्स की, डोमिनेशंस ऑफ बोर्ड एंड टॉप मैनेजमेंट बाय द फाउंडर प्रोमोटर हु इज़ डिसऑनेस्ट। ठीक है, कि उनकी यहाँ पे डोमिनेशन दिखाई दे रही है कि जो बोर्ड ऑफ टॉप मैनेजमेंट थे, फाउंडर या प्रोमोटर जो थे वो डिसऑनेस्ट थे। द सेम इंडिविजुअल एक्टिंग एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द कंपनी। सभी जो एक थे वो बिल्कुल एक्ट कैसे करते थे कि चेयरमैन या बोर्ड ऑफ द कंपनी एंड CEO ऑफ द कंपनी, सब। इनइफेक्टिव बोर्ड एंड इट्स फेलियर टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट ओवरसाइट। जो इनइफेक्टिव बोर्ड थे वो फेलियर हो गए और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो ऑलरेडी फेलियर हो गए ओवरसाइट या मॉनिटरिंग करने के पर्पज से। द कंपनी हैड पेड इंटरेस्ट ऑफ 37.62 करोड़ एंड अवेल्ड 1493.84 करोड़ लोन फ्रॉम बैंक्स विदाउट अकाउंटेड इन द बुक्स। तो कंपनी को जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ा, ठीक है, 37.62 करोड़ का और 1493.84 करोड़ का लोन बिना अकाउंटेड इन द बुक्स। द कंपनी हैड टेकन ₹1230 crore loan from the front companies and these were not shown in the books. The loan amount were used for payment of salaries, acquisitions and payment of dividends. The amount of loan were raised against the shares of the promoters. जो कंपनी थी उन्होंने 1230 करोड़ का जो है लोन लिया था फ्रंट कंपनी से, जो कि बुक्स में शो नहीं किए गए थे, और जो ये लोन अमाउंट था वो कहाँ यूज़ किया गया, सैलरीज़ को पेमेंट करने में, एक्विजिशंस करने में और डिविडेंड पे आउट करने के लिए। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर डिविडेंड पे आउट करने के लिए इन्होंने लोन के अमाउंट को यूज़ किया। तो इससे क्या शो हो रहा है कि कंपनी जो थी वो अपनी रेपुटेशन मेंटेन करना चाहती थी इकोनॉमिक के आई में, मार्केट वो अपना स्टैंडर्ड नहीं खोना चाहती थी मार्केट एरिया में। पर लेकिन क्या हुआ, जब अगर आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस अपनी कंपनी में करोगे तो क्या होगा, आखिरी में तो आपको लॉ तो अपना कवर आपको दिखाएगी ना आपके ऊपर। तो वही चीज़ हुई। तो और डीपली देखते हैं इनके बैंकिंग और फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या इनने मैनिपुलेशंस की थी। द कैश एंड बैंक बैलेंस शोन इन वेरियस बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट ₹5160.34 करोड़ फॉर द पीरियड 2002 to 2008। तो उन्होंने जो करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट का जो बैलेंस था वो शो किया था 5160.32 करोड़ का अराउंड 2002 से लेकर 2008 में, वाइल एक्चुअल बैलेंस क्या था, सिर्फ 139.78 करोड़, राइट। तो आप देख रहे हो डिफरेंस कितने का है, आप इसे कैलकुलेट करके देखिएगा। 5160.34 करोड़ माइनस 139.78 करोड़, ठीक है। दस देयर वॉज डिफरेंस ऑफ कितने का डिफरेंस निकला, 5020.55 करोड़ का। द कंपनी एज हैविंग अकाउंट ऑफ विथ 36 बैंक इन इंडिया एंड 7 बैंक ओवरसीज। जो कंपनी थी उनका 36 जो था बैंक्स इंडिया के अंदर था और 7 बैंक कहाँ था, फॉरेन यानी ओवरसीज, ठीक है। द सर्टिफिकेट शोन टू द ऑडिटर डिड नॉट कैरी डिटेल्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट नंबर। और जो इन्होंने सर्टिफिकेट शो किए ऑडिटर्स को वो उसके अंदर फिक्स डिपॉजिट्स का नंबर नहीं था, उनकी डिटेल्स नहीं थी। और देखिए आगे, नो एक्चुअल फिजिकल फिक्स डिपॉजिट एग्जिस्टेड, बैलेंस कंफर्मेशन लेटर डिड नॉट टैली द amount actually maintained with banks, balance did not contain account number, no mention about signatories name and employment number etc। तो यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट था वो फिजिकली तो एग्जिस्ट था ही नहीं, यानी कि उन्होंने कंपनी ने फिक्स डिपॉजिट तो ओपन किया ही नहीं था, कोई भी इसके अंदर एक्चुअल अमाउंट नहीं मेंटेन था, बैंक के अंदर कोई बैलेंस का अकाउंट नंबर नहीं था, कोई भी सिग्नेटरीज़ के नेम वहाँ पे मेंशन नहीं थे, कोई भी एम्प्लॉयमेंट नंबर नहीं था।
तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ कर रहे थे और मैनिपुलेशन कर रहे थे अपनी बैलेंस शीट्स के साथ। और आइए देखते हैं आगे, क्वांटम ऑफ लॉस सफर्ड बाय द इन्वेस्टर, और काफ़ी सारा जो लॉस है वो इन्वेस्टर को सफ़र करना पड़ा। द क्वांटम ऑफ लॉस सफर्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टर वॉज 14,162.25 crore on the basis of actual loss suffered by various institutional investors. Loss suffered on various account slide in share price was average price. तो आप देख रहे हो कितना सारा लॉस जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को और नॉर्मल इन्वेस्टर को सफ़र करना पड़ा, अराउंड 14,162.25 करोड़ का। ठीक है, As on 9/2009 price was 19.76 and average price as on 16 December 2008 was 227.55। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या यहाँ शो हो रहा है कि जो शेयर का प्राइस 1 सितंबर 2009 को 19 रुपीज़ 76 था, वही आगे उसकी एवरेज प्राइस जो है 16/12/2008 में पहले कितनी थी, पहले से कितनी लो हो गई प्राइस। तो आप देख रहे हो क्योंकि परफॉर्मेंस ही इतनी बेकार की इन्होंने फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ की, तो शेयर प्राइस तो ऑब्वियसली बात है डाउन जाएगा। फॉल्स इनकम टैक्स लाइबिलिटी, the sales were inflated and in order to get the benefit the tax paid overseas was shown and deductions were obtained in India. The tax assessment was made without actual verification of the records. तो देखिए इन्होंने इनकम टैक्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सेल्स को इन्फ्लेटेड किया, ठीक है, बेनिफिट पाने के लिए। इन्होंने ओवरसीज़ यानी कि वहाँ पे फॉरेन कंट्री में जो टैक्स था उसका डिडक्शंस यहाँ लेने के लिए, इंडिया के अंदर लेने के लिए, उस डिडक्शंस को लेने के लिए उन्होंने काफ़ी अपने सेल्स के साथ इन्फ्लेटेड किया। ठीक है, इस टैक्स असेसमेंट को बिना एक्चुअल वेरिफिकेशंस के रिकॉर्ड के एक्सेप्ट भी कर लिया गया। ठीक है, तो देखिए आप किस तरह की इनकम टैक्स लाइबिलिटी भी यहाँ पे मैनिपुलेशन दिख रही है इसमें। तो ये कुछ पर्सन्स के नेम है जो इन केस के स्कैम्स के अंदर थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। मैंने एक जगह यहाँ पे नोट डाउन करके आपके लिए मेंशन कर दिया है ताकि आपको इजी रहे याद करने में। फर्स्ट है बी रामलिंग राजू, सेकंड बी राजू, दोनों जो कि ब्रदर्स थे, वी श्रीनिवास, फोर्थ है गोपाला कृष्णन, टी श्रीनिवास, नेक्स्ट है हमारे बी सूर्य नारायण राजू, नेक्स्ट है हमारे जी रामाकृष्णा, नेक्स्ट है हमारे डी वेंकटा पाटी राजू, नेक्स्ट हमारे श्री सार्यम चेतकरू एंड लास्ट हमारे वीएसपी गुप्ता। राइट, तो ये सभी पर्सन्स जो थे इन्वॉल्व थे इन फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ केस में। तो इन कंपनीज़ पे, इन पर्सन्स पे काफ़ी सारे चार्जेस लगाए गए। तो पहला 120B सेक्शन बी के अकॉर्डिंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस का एक्ट लगा इनके ऊपर। नेक्स्ट जो चार्जेस लगे वो 409 सेक्शंस के लगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। नेक्स्ट थर्ड जो इन पे वो चार्जेस लगे वो 420 चीटिंग का केस लगा इनके ऊपर। नेक्स्ट सेक्शन 467 का केस लगा जिसमें फॉर्जरी एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटी का केस लगा। तो आप देख कितने सारे केसेस और सेक्शंस इनके ऊपर लगे। नेक्स्ट सेक्शन 468 का फोर्जरी ऑफ द पर्पस ऑफ चीटिंग का लगा। नेक्स्ट इसका 471 सेक्शन का यूजिंग अ जेन्युइन एंड फॉल्स डॉक्यूमेंट्स विच इज़ नोन फॉर टू बी फॉर्ज्ड। एंड लास्ट इनके ऊपर जो सेक्शन लगा 477A का फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का लगा इनके ऊपर। तो इन कंपनी की चार्जशीट में भी देखा जाता है। द फर्स्ट चार्जशीट वॉज फिल्ड ऑन 7 अप्रैल 2009 को इनकी पहली चार्जशीट निकली। ठीक है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट वॉज फिल्ड ऑन नवंबर 22, 2009 में इनकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फिल की गई। एंड थर्ड एडिशनल चार्जशीट फिल्ड ऑन जनवरी 7, 2010 में किया गया इनका। ऑल चार्जशीट हैज़ बीन क्लब टुगेदर फॉर फास्टर ट्रायल के लिए। ठीक है, द केस इज विद एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट ऑफ AP इन ऑन 17 फरवरी 2010।
मैं आपको इसकी मीनिंग इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि आई होप कि आप इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको इसके बारे में पता होगा किस तरह यहाँ पे चार्टशीट्स के बारे में बताया गया। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लर्न दिस वीडियो वेरी मच। तो अगर आपको कोई भी कंटेंट या पार्ट्स के बारे में डिटेल डिस्कशन या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने व्यूज़। एंड ऐसी ही डिटेल इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, समाहिरा नॉलेज हब्स को। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।